नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद हुआ है, उस पर जो राजनीतिक हंगामा है, उसमें पते की बात जनता की चुनी सरकार की हैसियत का है। उपराज्यपाल बड़ा है या मुख्यमंत्री? दिल्ली देश की राजधानी है। इस शहर की मामूली घटना का पूरे देश पर असर होता है। उस नाते नजीब जंग बनाम अरविंद केजरीवाल के झगड़े को पूरा देश सुन समझ रहा होगा। केजरीवाल विरोधियों का कहना है कि उन्हें राज नहीं करना आता, यह अब साबित हो रहा है। अरविंद केजरीवाल तुनक मिजाजी और टकराव से राज करके सुर्खियों में रहते हैं। वह यह नहीं समझते हैं कि इससे उल्टे उनकी इमेज खराब हो रही है। अफसरशाही से भी उनकी खुन्नस बन रही है। मतलब केजरीवाल ने उपराज्यपाल से पंगा लेकर अपना प्रशासनिक नौसखियापन बताया। दूसरी तरफ कईयों का मानना है कि इस सब से अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति बनी है। जनता में साबित हो रहा है कि केजरीवाल को केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। यदि मुख्यमंत्री को उनकी पसंद का मुख्य सचिव भी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, तो फिर वह राज क्या करेगा? भविष्य में केजरीवाल सभी असफलताओं, गड़बड़ियों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे। मोटे तौर पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल के निजी इमेज का संकट अधिक है, इसलिए वे जवाबदेह दिखलाई दे रहे हैं। मगर नजीब जंग के मामले में यथास्थिति विरोधी नेता के रूप में केजरीवाल को लाभ होगा। जो उनका वोट आधार है, उनमें उनके प्रति सहानुभूति व समर्थन बढ़ना है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जाकर राहुल गांधी के आरोपों पर आक्रामक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उस पर भाजपा और सरकार दोनों रक्षात्मक थे। तभी आनन फानन में सूट को नीलामी कराकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई। बाद में 2 महीने की छुट्टी से लौटे राहुल ने लोकसभा में सूट बूट की सरकार का जुमला उछाला। तब भी सरकार के मंत्री और भाजपा नेता बैकफुट पर आए और उनकी प्रतिक्रिया काफी रक्षात्मक रही। लेकिन अब अचानक सब आक्रामक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी नेताओं को सूझा है कि बचाव की सबसे अच्छी रणनीति आक्रामक होने में है। सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आक्रामक रुख अख्तियार किया। उन्होंने सूट बूट पहनने पर शर्मिंदा होने की बजाय जनसभा में कहा कि किसान भी सूट बूट पहन सकता है। उन्होंने कहा कि वे भी 9 लाख की घड़ी और 45,000 के जूते पहनते हैं। इसके एक दिन बाद संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि गरीब को भी सूट बूट पहनने का हक है। फिर भाजपा की सोशल मीडिया की टीम और उसके समर्थकों ने सोशल मीडिया में जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक गांधी नेहरू परिवार के नेताओं की सूट बूट वाली फोटो पोस्ट करना शुरू किया। अब कांग्रेस के नेता बैकफुट पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, न ही जनता से सीधे जुड़कर टॉकथॉन यानी लगातार बातचीत का कार्यक्रम होगा। केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इन दोनों के आयोजन का प्रस्ताव दिया था। अरुण जेटली के लिए मंत्रालय ने बजट के बाद टॉकथॉन का आयोजन किया था। इसमें जेटली सीधे लोगों से जुड़े थे और लगातार उनके साथ बातचीत का कार्यक्रम चला था, जिसमें उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह की बातचीत दोनों के लिए इनकार कर दिया है। हालांकि वे अलग अलग समूहों में पिछले दिनों पत्रकारों से मिले हैं, लेकिन सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए टॉकथॉन का कार्यक्रम होगा। सरकार के 3 युवा मंत्री इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण सीधे लोगों से जुड़ेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, लेकिन सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 22 मई को दिल्ली में अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सरकार के मंत्री 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी बड़े राज्यों की राजधानियों में मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉकथॉन के बजाय प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में रैली को संबोधित करेंगे। इसी में वे अपनी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां बताएंगे।
भाजपा के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 1 साल की उपलब्धियों के गुणगान का जवाब देने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में उतर गए हैं। भाजपा के कानूनी दिग्गज अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कांग्रेस के दिग्गज वकील नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की नियमित ब्रीफिंग में जाकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने हर मोर्चे पर सरकार को विफल बताया। कांग्रेस के एक दूसरे वकील प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कांग्रेस की मीडिया रणनीति के तहत केंद्र सरकार पर हमला किया और सरकार की 8 विफलताएं गिनाई। सिब्बल के बाद कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता और वरिष्ठ प्रवक्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, सीपी जोशी और अजय माकन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह और डॉक्टर शकील अहमद भी भाजपा का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जयराम रमेश बिहार और उत्तर प्रदेश घूमकर सरकार पर हमला करेंगे। प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गुजरात के नेता शक्ति सिंह गोहिल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी सुदूर केरल में जाकर सरकार की उपलब्धियों की पोल खोलेंगी। दिल्ली में मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री देंगे और राज्यों में पार्टी की दूसरी लाइन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके लोकसभा क्षेत्र अमेठी को केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनके निर्वाचन क्षेत्र अमेठी की योजनाओं को लेकर सहयोग नहीं कर रही है, बल्कि कई योजनाओं के बजट में कटौती की है। राहुल ने अमेठी में जिला निगरानी एवं सतर्कता समिति की बैठक करने के बाद मीडिया से कहा कि जिन प्रतिनिधियों की शिकायतें हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना समेत केंद्र की जितनी भी योजनाएं अमेठी में चल रही हैं, उन सभी में केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। राहुल ने कहा कि अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो फूड पार्क हो या कोई और विकास योजना, इन सभी में केंद्र सरकार सहयोग नहीं बल्कि बाधा उत्पन्न कर रही है। आज राहुल गांधी ने जिला निगरानी एवं सतर्कता समिति की बैठक लगभग 2 घंटे तक की। इस बैठक में तय हुआ कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अमेठी के प्रति उपेक्षा का भाव समाप्त करने के लिए कहा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि फूड पार्क अमेठी के विकास का मामला है, इसलिए हर अमेठी वासी इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों के लिए जारी लड़ाई के संबंध में संकेत दिया है कि वो इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति से शिकायत करने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और आरोप लगाया है कि सरकार उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा है कि हमें स्वतंत्र रूप से सरकार चलाने दिया जाए। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अफसरों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। इस बैठक में कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन भी मौजूद थी। उधर उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री द्वारा पिछले 4 दिन के दौरान किए गए सभी अधिकारियों के तबादलों को रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगोलिया को $1 अरब का कर्ज देने की घोषणा पर कड़ी आलोचना की है। शिवसेना ने कहा है कि महाराष्ट्र में कर्ज से परेशान किसानों की मदद के लिए ये उदारता क्यों नहीं दिखाई जाती। शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कदम आत्महत्या करने वाले किसानों की आत्मा की पीड़ा को और भी बढ़ाएगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने मंगोलिया को $1 अरब की मदद देने की घोषणा इसलिए की है ताकि दोनों देशों के संबंध और मजबूत हो सके। संपादकीय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने इस छोटे देश के विकास की नैतिक जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन $1 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। शिवसेना ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे समय पर मंगोलिया को ऋण सुविधा देने की घोषणा की है जब महाराष्ट्र में बैंकों और निजी साहूकारों के कर्ज के बोझ से दबे असहाय किसान केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि हम मंगोलिया को महाराष्ट्र से अधिक खुशकिस्मत कह सकते हैं जिसको भारत से $1 अरब की मदद मिली है। शिवसेना ने यह भी कहा कि जब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है तो ऐसे समय में मंगोलिया को इतनी बड़ी रकम देने की क्या आवश्यकता थी।
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी सरकार पर किसी तरह का दबाव नहीं डालता है और न ही कोई दिशा निर्देश देता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के मंत्रियों को अपने विचार रखने की पूरी आजादी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से हाल में कुछ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात को खास महत्व नहीं देते हुए गडकरी ने कहा कि संघ के मुखिया राष्ट्रीय सुरक्षा और शिक्षा जैसे मामलों में रुचि लेते हैं। उन्होंने कहा कि संघ नेताओं के साथ बैठकों में बहुत ही कम राजनीतिक चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक इस तरह की बैठकें इसलिए हुई हैं क्योंकि भागवत नागपुर स्थित संघ के मुख्यालय में अपने 8 दिन के प्रवास के दौरान उन लोगों से मिले जो उनसे भेंट करने की इच्छा रखते थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्चता जनप्रतिनिधि की होती है। जनता की चुनी सरकार पर प्रशासन चलाने का दायित्व होता है। उस नाते दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री का झगड़ा गलत कायदे व्यवस्था का प्रमाण है। उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार के हक, उसके अधिकार क्षेत्र की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को हासिल करने की जंग छेड़ी है। उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ उनके विवाद की बुनियाद में यह बात है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बड़ा है या उपराज्यपाल। केजरीवाल ने इसकी लड़ाई अपनी पहली 49 दिन की सरकार में भी छेड़ी थी। तब भी उन्होंने दिल्ली में राजकाज के लिए बनाए गए कानूनों और नियमों का विरोध किया था। वे जन लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा में पेश करना चाहते थे, लेकिन नियमों के हवाले से उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा था कि इसे पेश करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी है। इस विवाद की वजह से ही केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन इस बार उनके पास संपूर्ण बहुमत है, इसलिए वे इस्तीफे का रास्ता नहीं चुनेंगे। ऊपर से कानूनी जानकारों की राय है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के विवाद में मुख्यमंत्री का कानूनी पक्ष मजबूत है, इसलिए वे कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार है। केजरीवाल इस बार मुख्य सचिव की नियुक्ति पर शुरू हुए विवाद के बहाने वे कानूनी और राजनीतिक दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। यह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। हालांकि इसमें खतरा ये है कि कहीं अभी जो दर्जा मिला हुआ है वो भी खत्म न हो जाए। बहरहाल दिल्ली में सरकार के कामकाज को परिभाषित करने के लिए 2 कानून बुनियादी रूप से अहम हैं। पहला कानून गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1992 और दूसरा ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993 है। पहले और बाद में संशोधनों के जरिए कुछ नियम इसमें जोड़े गए हैं, लेकिन बुनियादी रूप से दिल्ली सरकार का कामकाज इन्हीं 2 कानूनों के जरिए होता है। इनकी भी बुनियादी बात यह है कि दिल्ली का उपराज्यपाल प्रशासक होगा, जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। लेकिन केंद्र और दूसरे राज्यों से उलट दिल्ली में उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसके अलावा कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो ये अनिवार्य बनाते हैं कि उपराज्यपाल फैसला करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति ले या उसे सूचित करे। उपराज्यपाल सरकार के किसी भी सचिव के जरिए उसके विभाग की फाइलें अपने पास मांग सकते हैं और इसी तरह उपराज्यपाल के किसी भी निर्देश के बारे में सचिव पहले संबंधित मंत्री को बता सकता है। सो कुल मिलाकर इस दोहरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग अधिकारियों का है। मौजूदा विवाद में भी अधिकारी ही निशाने पर हैं। उपराज्यपाल के नियुक्त किए गए अधिकारियों के खिलाफ केजरीवाल कार्यवाही कर रहे हैं, तो केजरीवाल के करीबियों पर उपराज्यपाल की गाज गिर रही है। हो सकता है ये मामला अदालत में पहुंचे, वहां कोई फैसला हो, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने इस विवाद का राजनीतिक फायदा उठाना शुरू कर दिया है। उनके विरोधियों का मानना है कि चूंकि केजरीवाल कामकाज में फिसड्डी हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर यह विवाद उठाया है ताकि लोगों को भटकाया जा सके और बाद में विफलता का सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा सके। केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों का पता पहले से होगा। इसके बावजूद उन्होंने बड़े बड़े ऐसे वादे किए जिन्हें पूरा करना दिल्ली के मुख्यमंत्री के वश में नहीं है। सो ये संभव है कि वे वादे पूरे करने की मुश्किल से निकलने के लिए यह रास्ता अख्तियार कर रहे हों। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नजीब जंग बनाम केजरीवाल के झगड़े से उठे सवालों पर चर्चा करेंगे। संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल की प्रमुखता निर्धारित है।
बावजूद इसके राष्ट्रपति अपनी राय, अपना फैसला, अपना सुझाव प्रधानमंत्री पर थोप नहीं सकता। वह हर तरह से प्रधानमंत्री की इच्छा, मूड, सिफारिश, फैसले से बंधा होता है। यही स्थिति एक मुख्यमंत्री की भी होती है। तब केजरीवाल सही है या गलत? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में जो विवाद हुआ है, जो राजनीतिक हंगामा हुआ है, उसका पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या एक पूरे बड़े संदर्भों में क्या मतलब निकलता है? देखिए, ये टर्फ वॉर है। एक आम आदमी पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। दिल्ली के अंदर जो 12 एजेंसी हैं जी, उसमें से 8-9 एजेंसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद डायरेक्टली उनके अंडर में है। जी जी, चाहे वो डीडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, एनडीएमसी हो, जी कैंटोनमेंट हो, जी, यहाँ तक कि एमसीडी भी हो तो वो भी बीजेपी के पास है। जी तो अरविंद केजरीवाल के पास है क्या? जी, ले दे के दिल्ली गवर्नमेंट और उसके पास एक ट्रांसपोर्ट और सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, तो उसके अंदर ऑफिसर्स की नियुक्ति, जी, तो उसके अंदर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर है। जी, लेकिन चीफ मिनिस्टर से बातचीत तो होनी चाहिए ना, जी, जी। संवाद होके होना चाहिए। नहीं तो उसमें ये तर्क दिया गया है कि उपराज्यपाल की तरफ से कि वो इस मामले में कोई सलाह ही नहीं दे रहे थे बेटे, इसलिए उपराज्यपाल को फैसला करना पड़ा। क्या ये जरूरी था? क्योंकि ये मामला फिर अगर कई तरह केंद्र सरकार या दूसरे मुख्यमंत्री भी अगर कोई फैसला नहीं करे तो राज्यपाल या राष्ट्रपति तो फैसला करेंगे। नहीं, देखिए, राज्यपाल फैसला करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को इसमें उसके साथ सहयोग और वार्तालाप होना जरूरी है। जी। उपराज्यपाल का ये कहना था कि 40 घंटे हमने इंतजार किया। जी। अरे भाई, 40 घंटे इंतजार किया, क्या फोन करके बात कर लीजिए जी कि भाई आपको जल्दी करना पड़ेगा। अब अगर जल्दी भी नहीं करेंगे आप और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की आप परवाह भी नहीं करेंगे जी, तो ये तो नहीं चलेगा ना। जी। तो उस नाते ये दिल्ली की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक या जो ढांचा बनाया है, उसकी कमी है या इसके पीछे राजनीति ज्यादा है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की कोई पावर है नहीं। वो तो है, पर लेकिन चीफ मिनिस्टर को भी प्रमुख सचिव या अपने जो सचिवालय है उसके अंदर तो उसकी दखल होनी चाहिए। वो तो मतलब एक अनिवार्यता होनी चाहिए। उसके अंदर उसकी दखल भी होनी चाहिए। और इसका रूट कॉज ये है कि जब साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने थे, जी, तो आपको मैं याद दिला दूं कि मार्च में बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई थी, जी, अटल बिहारी वाजपेयी की। जी, उस समय साहिब सिंह वर्मा ने एल.के. आडवाणी साहब से एक नोटिफिकेशन इशू कराया जी, कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को उन सब मामलों में कंसल्ट किया जाना चाहिए जिनका बिजनेस ऑफ रूल्स में मेंशन ना भी हो। जी, जी, तो मामला 15 साल तक चलता रहा। ऐसे ही शीला दीक्षित अपने आप चलाती रही, जी, झगड़ा नहीं हुआ। जी, यहाँ तो केजरीवाल का मोदी से सीधा झगड़ा है। जी, जी, आफ्टर ऑल उन्होंने मोदी का अश्वमेध यज्ञ दिल्ली में रोका, जी, घोड़ा जो है। जी, तो ये लड़ाई में जंग जो है जी, वो तो मतलब ये प्रशासनिक मामला नहीं है, ये सचमुच में राजनीतिक जंग है जिसमें, पर ये जो जंग है तो इसमें अरविंद केजरीवाल ने अपने हिसाब से बिसात ठीक बिछाई है या अरविंद केजरीवाल के लिए उल्टा पड़ेगा ये मामला? मुझे नहीं पता इसमें उल्टा पड़ेगा या सीधा पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। जी, तो कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड राज्यपाल को और इलेक्टेड सीएम को मिलजुल कर ही राज करना पड़ेगा। नहीं, उस नाते आपने कहा कि क्योंकि मामला राजनीतिक ज्यादा, तो क्या ये उनके खुद जनता में जो आधार है अरविंद केजरीवाल को लेकर ये धारणा कि नहीं उनको राज करना नहीं आता है, वो असफल मुख्यमंत्री है, वो इसी तरह बात का बतंगड़ बना के सुर्खियां पैदा करते, ये धारणा सही होगी या उनके प्रति सहानुभूति बनेगी? अब उसका फैसला तो एमसीडी के जब चुनाव होंगे 2 साल के बाद उसी में पता चलेगा। जी, लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और नरेंद्र मोदी जी भी। जी, जंग साहब कांग्रेस के नुमाइंदे थे, जी, उनको मोदी जी ने अडॉप्ट किया है। जी, अब उनका फायदा वो अरविंद केजरीवाल से लड़ने में उठा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की मुश्किल ये है कि उसकी राहुल गांधी से भी लड़ाई है। जी, जी। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने और बाकी लेफ्ट पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल के स्टैंड का समर्थन किया। देखिए, लेफ्ट पार्टी सिंसियरली अरविंद केजरीवाल के साथ है। जी, कांग्रेस कभी अरविंद केजरीवाल को नेता मानेगी नहीं, इस मुद्दे के ऊपर नेता मानने का सवाल नहीं, ये मुद्दा है क्योंकि बुनियादी कई सवाल उठाने वाला। व्यास जी, मुद्दा कोई भी हो, जी, बात यह है कि कांग्रेस को तो डेसिमेट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। जी, तो समस्या ये है
अरविंद केजरीवाल को 2 ताकतों से लड़ना है, जी तो वो दोनों ताकतें उसको मारने पे लगी हैं। जी। तो जंग जो है वो तो नाहक जंग कर रहे हैं। नहीं मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल को सब तरफ से चक्रव्यूह में बांध कर और उनको निपटाने की कोशिश को इस पूरे मामले को उस तरह मानते हैं अब उसमें दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं, जी, जो हमारे जैसे आप जैसे लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जी वो इस झगड़े में उनका नुकसान होगा। जी। गरीब लेकिन इससे प्रशासन के अंदर आईएएस बिरादरी में इसमें फिर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को सहयोग होगा या प्रशासन में भी वो उखड़ जाएंगे? आईएएस बिरादरी मुख्यमंत्री को क्या समझती है? ताजा घटनाक्रम से उस ब्यूरोक्रेसी में क्या असर हुआ होगा? उस ब्यूरोक्रेसी में 1-2 खेमका टाइप निकल आएंगे जी, जो विद्रोह कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ही है सारे ब्यूरोक्रेट और सारी पुलिस। तो उस नाते अरविंद केजरीवाल को जो रूटीन के दूसरे काम भी निपटाने उनमें भी आगे दिक्कत आएगी? बिल्कुल आएगी। अरविंद केजरीवाल को इस लड़ाई में प्रशासनिक तौर से नुकसान है। जी, मुझे लगता है शायद वो सोचते हैं कि मैं इससे देश में कुछ माहौल खड़ा कर सकूं। जी, मतलब ये तो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, जी। नहीं ये एक अफसर को अपॉइंट करने की लड़ाई नहीं है। मतलब लेकिन इसमें आपका मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने भी सोच समझकर ये लड़ाई, ये पंगा मोल लिया है, और मैं समझता हूं कि वो नोटिफिकेशन राजनाथ सिंह को विड्रॉ करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। जी, जी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी जंग साहब जब राष्ट्रपति से मिलके आए हैं जी, तो उन्होंने कहा था हमारे पास सॉलिसिटर जनरल की ओपिनियन है। हाँ, वो ओपिनियन यही है कि नोटिफिकेशन जो एल के अडवाणी ने इशू किया था गलत किया था, जी, जी, वो अनऑथराइज था। जी, तो अब एल के अडवाणी का नोटिफिकेशन ये विड्रॉ करना चाहते हैं जो वाजपेयी की सहमति से इशू किया था। जी। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मामला आगे कोर्ट में, अदालत में भी जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा व्यास जी। ये मामला ऐसे थोड़ी रुकेगा जी। तो इसके डायमेंशन, इसके पहलू कई काफी लंबे गहरे हैं। अरविंद केजरीवाल कोई बेवकूफ चीफ मिनिस्टर थोड़ी है, हरा के आया है, जी, कांग्रेस को समाप्त करके वो सत्ता में आया है। बीजेपी मत देखिए आप इसमें। जी। मतलब वो उसकी अकेली की राजनीतिक लड़ाई के कारण ये पूरा ताना बाना बना। मतलब आपके इस अनुसार तो ये कि अरविंद केजरीवाल की खुद की ये पूरी सोची समझी रणनीति है? नहीं, केजरीवाल ने या बड़ा केंद्र सरकार, हाँ, नहीं, केजरीवाल ने तो नोटिफिकेशन दिखाया कि मुझे मेरे हक दीजिए, जी, और ये सरकार उसे देना नहीं चाहती। जी, तो अगर नहीं देना चाहते हो तो लड़ाई होगी। जी, तो इसीलिए जंग साहब से जंग चल रही है। जी, जी। हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।